एयरपोर्ट्स के मॉक टेस्ट 02 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एयरपोर्ट्स का दूसरा टेस्ट देने जा रहे हैं, जिसका हम डेली वीडियो रात के 9 बजे अपलोड करते हैं। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड है। जल्द से जल्द इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिख के रखिए। देखिए साथियों, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे उन सबको आप नोटबुक में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिख के रखना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए गए हैं। चारों वर्ड्स में जो वर्ड यहाँ ब्लैंक स्पेस पे जो भी सही फिट बैठ रहा होगा उस हिसाब से हमें यहाँ पे लगाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आई सॉ द मैन ब्लैंक फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। तो मैंने एक आदमी को देखा फर्स्ट फ्लोर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई सॉ द मैन फॉलिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने ये 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है दोस्तों। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। आप वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। हमें यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल को चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, यस्टरडे ही स्टेड इन ब्लैंक होटल। तो यहाँ पे हमें वर्ड आया है होटल। होटल में जब इसका हिंदी प्रोनाउंस करते हैं तो ह की ध्वनि होती है और ह की ध्वनि के लिए आर्टिकल ए का यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यस्टरडे ही स्टेड इन ए होटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका समय समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच ब्लैंक। यानी हमें एक प्रीपोजिशन का चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में है, द प्रॉपर्टी हैज बीन डिवाइडेड ब्लैंक टू ब्रदर्स। यहाँ पे हमें 2 ब्रदर्स की बात की गई है। जो प्रॉपर्टी है 2 ब्रदर्स के बीच में बांटी गई, तो उसके लिए हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना होगा। देखिए, अगर 2 के बीच में कोई चीज डिवाइड की हो तो वहां पे बिटवीन का यूज होता है। अगर 2 से ज्यादा कुछ हो तो वहां पे अमंग आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन। बिटवीन फॉर 2 पीपल एंड अमंग फॉर मोर देन 2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है, पूछा गया है, चूज रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। यानी हमें रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड बताना था। चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी स्पेलिंग है जिसमें मिस्टेक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्शनरी की जो स्पेलिंग दी गई है उसमें मिस्टेक है। डिक्शनरी की सही स्पेलिंग होती है DICTIONARY। यहाँ पे ई की जगह ए आएगा। और अगर हम बाकी शब्दों की बात करें तो यहाँ से आप अपनी वोकेब को भी उठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया रिवॉल्यूशनरी, जिसका अर्थ होता है क्रांतिकारी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया वॉलेंट्री, जिसका अर्थ होता है स्वैच्छिक। आप इन वोकेब को अपनी नोटबुक में नोट करके रखिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको एयरफोर्स एग्जाम में मदद हो सके। 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी हमें वन वर्ड का सिलेक्शन करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है, टू फ्री ए पर्सन बाय ए वर्डिक्ट ऑफ नॉन गिल्टी। यानी किसी इंसान को उसके अपराध होने से मुक्त करने को इंग्लिश में क्या कहेंगे एक वर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है बी, एक्विट। एक्विट यानी होता है किसी भी अपराधी को अपराध से मुक्त करना। जैसे कोर्ट
किसी को अपराध साबित नहीं होने पर मुक्त कर देती है, उसी हिसाब से एक्विट का यूज होगा। एक्विट यानी बरी करना। यहाँ पर अगर बात करें दूसरे वर्ड की तो ए ऑप्शन में दिया हुआ एक्वेंट। एक्वेंट यानी होता है परिचित। सी ऑप्शन में दिया हुआ एक्विस। एक्विस यानी होता है संतुष्ट होना। और डी ऑप्शन में एक्वायर। एक्वायर यानी होता है अधिग्रहण करना। आप इन सब को वर्ड्स को लिख के रखना ताकि इन फ्यूचर एयरपोर्ट्स एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिनोनिम्स पूछा गया है और वर्ड दिया हुआ हमें पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का हमें सिनोनिम बताना था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास या जटिल। और इसका अगर बात करें अगर इसके सिनोनिम्स की तो सिनोनिम होगा पजल। पजल यानी पहेली। और पैराडॉक्स का भी मतलब वही होता है जटिलता। तो बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। क्वेश्चन का तो आपको पता है सवाल होता है। चैलेंज का मतलब चुनौती होता है। पजल का पहली हो गया तो पैराडॉक्स का सिनोनिम हो गया पजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया वही सेम क्वेश्चन है 6 की तरह। ये इस क्वेश्चन में भी हमें एक सिनोनिम बताना था और वर्ड दिया हुआ मेनास। मेनास का मतलब होता है धमकी देना। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी थ्रेड। थ्रेड का मतलब भी धमकी देना होता है। रिक्वेस्ट का मतलब विनती करना होता है। प्रेयर का मतलब प्रार्थना करना। कर्स का मतलब अभिशाप देना हो गया। और मेनेस का धमकी देना। तो थ्रेड इसका सही सिनोनिम्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा गया है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यानी हमें इस क्वेश्चन में किसी ऑपोजिट वर्ड को हमें चूज करना है और वही हमारा आंसर होगा। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। तो लचीले का ऑपोजिट क्या होगा वो हमें बताना है। तो फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट होगा रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर या एंटोनिम्स रिजिड। बाकी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बी इजी। इजी मतलब आसान। सी फ्लेक्स। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फिजिबल यानी संभव। और डी में दिया हुआ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन सारी वोकेब को लिख के रखिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको एयरपोर्ट्स एग्जाम में हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम हमें एंटोनिम्स ही बताना था। ऑपोजिट वर्ड बताना था। और वर्ड हमें दिया हुआ है जोली। जोली का मतलब होता है खुश या प्रसन्न। जिसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। जोली यानी प्रसन्न और ग्लूमी यानी होता है उदास। तो जोली का ऑपोजिट या एंटोनिम हो जाएगा ग्लूमी उदास। और बात करें बाकी अगर वर्ड्स की तो एक का डल। डल का मतलब सुस्त होता है। हैप्पी पर्सन। और अनप्लीजेंट यानी अप्रिय। आप इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख के चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें नरेशन चेंज करना था। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया द स्टूडेंट सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क। सबसे पहले हम यहाँ पे क्योंकि सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिए गए तो सेड यहाँ पे सेड ही रहेगा। उसके बाद अगर सेंटेंस को देखा जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए तो वो पास्ट कंटिन्यू में हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आई एम डूइंग माई होमवर्क की जगह होगा आई। स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पे सब जगह सी दिया हुआ है तो सी हो जाएगा। एम डूइंग का पास्ट कंटिन्यू में वाज डूइंग हो जाएगा। माइक का सी के हिसाब से हर और होमवर्क हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही है।
तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें नरेशन में ही चेंज करना था कि पूछा है इसको डायरेक्ट में चेंज करने का। तो जब भी हमें 2 प्लस क्लीन यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, तो ये इस एक हिसाब से ये कोई आदेशात्मक कमांड जैसा भाव देता है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे चारों ऑप्शन में से अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो सेज तो हो नहीं सकता, यहाँ पे टोल्ड दिया हुआ है। टोल्ड दिया हुआ है तो ये तो पास्ट टेंस का ही सेंटेंस होगा, तो प्रेजेंट में तो हो नहीं सकता। और टोल्ड अकेला नहीं आता, टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। आस्क और फादर ने बोला है तो आस्क का तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर डी, जिसका होगा क्लीन योर शूज पीटर सेड फादर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछा गया है चेंज द वॉइस, यानी हमें एक्टिव से पैसिव बनाना था। और क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कंप्लीट द मिनट्स ऑफ लास्ट मीटिंग। तो इसका अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे, और हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द मिनट्स ऑफ लास्ट मीटिंग। तो जब ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो इस हिसाब से हो जाएगा मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, ये आगे आ जाएगा। और हमें अगर इसको पैसिव में बनाना है, ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है। प्रेजेंट सिंपल का अगर पैसिव बनाना है तो उसमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे अगर मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग आर टू बी फॉर्म आएगा, आर टू बी कंप्लीटेड। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पैसिव बनाना था, और जब हम किस क्वेश्चन को पढ़ते हैं डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो ये सजेशन का भाव आता है। और जब सजेशन का भाव होता है तो हमें अगर पैसिव में बनाना हो तो वहाँ पे हमें नॉट बी इंसल्टेड, तो बी प्लस वी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पूछा गया है चूज द रॉन्ग पोर्शन, यानी अभी जो सेंटेंस दिया गया है उसमें से कौन सा ऑप्शन में मिस्टेक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन नंबर 14 में जो सेंटेंस दिया होगा वो है ईच ऑफ द 3 बेगर्स वर आस्किंग फॉर मोर फूड टू ईट। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, यहाँ पे वर्ब की जगह वह जाएगा, क्योंकि ईच ऑफ द हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, और ईच ऑफ द से हमें सिंगुलर वर्ब का ही भाव आता है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा तो यहाँ पे बेगर्स वह जा जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 सेकंड में फटाफट इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख के चूज द रॉन्ग पोर्शन। तो हमें क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है चूज द रॉन्ग पोर्शन। तो सेंटेंस दिया गया आई एम एबल टू कोप अप विथ ऑल द डिफिकल्टीज। तो हमें चारों में से जो ऑप्शन, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन में जो हमें कोप अप दिया गया कॉपी, इस क्वेश्चन में जो कोप अप दिया गया उसमें मिस्टेक है। कोप अप नहीं आएगा, कोप विथ आएगा। कोप इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, कोप इज ए ट्रांजिटिव वर्ब एंड इन मीन्स टू ओवरकम एनी डिफिकल्ट। Coping up with is an double-edged error frequently heard to be used in informal style. It should be able to cope with, not cope up. The right one is cope with, यानी कि यहाँ पे सही कोप कोप के साथ हमेशा विथ ही आएगा,
जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो तो कोप अप दिया हुआ तो कोप अप में ही एरर होगी उस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया अरेंज द सेंटेंस इन परफेक्ट ऑर्डर, और सेंटेंस हमें दिया गया वुमेन ब्लैंक देयर टाइम कुकिंग। चारों ऑप्शन को हमें एक अरेंज करके परफेक्ट सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। पीक्यूआरएस से जुड़ा ये सवाल है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऑप्शन से डायरेक्ट चेक करना रहता है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की तो टिल द अदर डे नाउ स्पेंड अपोलोजेटिक अबाउट स्पेंडिंग हु आर, इस हिसाब से ये सेंटेंस वुमेन टिल से बैठ नहीं रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन बी को टेस्ट करें तो ऑप्शन बी से देखिए वुमेन हु वर कंटेंट बिग हाउस वाइव्स टिल द अदर डे नाउ स्पेंड अपोलोजेटिक अबाउट स्पेंडिंग देयर टाइम कुकिंग। सो ऑप्शन नंबर बी हमें उस हिसाब से सही बैठ रहा है। अगर हम ऑप्शन सी को भी चेक करें वुमेन नाउ स्पेंड अपोलोजेटिक, सही नहीं होगा। वुमेन अबाउट स्पेंडिंग, इस हिसाब से अगर हम देखा जाए वुमेन के बाद हु, इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है। हु वर कंटेंट बिग हाउस व्यूज टिल द अदर डे नाउ स्पेंड अपोलोजेटिक अबाउट स्पेंडिंग देयर टाइम कुकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पूछा गया चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन इडियम फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया गया है फ्रॉम द ब्लू, यानी हमें यहाँ पे एक इडियम दी हुई है जिसका हमें अर्थ बताना था। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑल ऑफ ए सडन, यानी फ्रॉम द ब्लू। इस इडियम को ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन ऐसे है जैसे अगर बादल बादल आसमान में ब्लू कलर के होते हैं और उनमें अचानक से चेंज होता है, कभी धूप आती है कभी छाया आती है, कभी धूप कभी छाया, इस हिसाब से चलता रहता है। उसी हिसाब से इसका भी अर्थ ऑल ऑफ सडन, इसका भी अर्थ ऑल ऑफ ए सडन, यानी जो चीज़ अचानक घटित हो उस हिसाब से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पैसेज पैसेज दिया गया है तो उसमें मैंने कोई भी सेकंड नहीं लगाया है। पूरा पूरा एग्ज़ाम का पेपर एयरपोर्ट्स के हिसाब से ही मैंने प्रिपेयर किया है, तो आपको ये पैसेज पूरा पढ़ना है। या अगर आप चाहो तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर पैसेज को पढ़िए, तो आपको कोई भी सवाल करने में आसानी होगी। आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे पैसेज को पढ़िए फिर उसका आंसर दीजिए, या फिर पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर उसका आंसर दीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कर लेना और इसका आंसर दे देना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और चारों में से जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगे वही चूज करना। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा और पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। मैंने एयरपोर्ट्स के हिसाब पिछले पिछले पेपर में मैंने पैसेज नहीं डाला था, इस बार मैंने पैसेज को भी डाला है ताकि आपको पूरा एयरपोर्ट्स का सेम पेपर जैसा ही देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। नोटबुक में इस क्वेश्चन का जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो ऑप्शन लिख के रखिएगा, मैं बाद में इन तीनों क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। 18 का जो आंसर नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे हम देखें द बेसिक फंक्शन ऑफ ए सिग्नल इज टू इम्पिंज अपॉन एनवायरमेंट इन सच ए वे दैट इज अट्रैक्ट अटेंशन। तो 18 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में हमें पूछा गया था चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्पीच इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहली लाइन यही है, स्पीच इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 में हमें चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, हमें टाइटल चूज करना था और चारों में से ऑप्शन नंबर डी में जो टाइटल दिया हुआ है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इसका सबसे सुटेबल टाइटल है।
आई होप आप सबने ये टेस्ट अच्छे से दिया होगा। आपके कितने मार्क्स आए वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस टेस्ट के बारे में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इस टेस्ट की पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।